आज का स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड शो हो रही है? यस सर। स्लाइड आ रही है ना? यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 के अंदर हमने बेसिकली लॉ को देखा था कि लॉ क्या है, लॉ की टाइप्स क्या हैं, लॉ का रोल जो है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, प्रेसिडेंट क्या होती हैं, लीगल प्रेसिडेंट, और सोर्सेस ऑफ लॉ क्या हैं। ये सारी डिस्कशन हमने की थी अपने पहले लेक्चर में। तो आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में बेसिकली हमने देखना है कि जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था कि देयर आर 3 पिलर ऑफ द स्टेट, वन इज लेजिस्लेशन एंड अदर इज जुडिशरी एंड इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से लेजिस्लेशन जो है वो लेजिस्लेशन बेसिकली क्या है, लेजिस्लेशन कैसे होती है, ये अभी आज का हमारा टॉपिक है कि लेजिस्लेशन के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट, नेशनल असेंबली, इनका क्या रोल होता है और इनके अंदर जो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन है वो किस तरीके से चलता है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है। तो ये आज के हम जो है वो इसके अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। लेजिस्लेशन जैसे कि मैंने उस दिन आपको अर्ज किया था कि लेजिस्लेशन जो है वो कानून साजी को कहते हैं और सिर्फ उन्हीं लाज को जो एक ख़ास प्रोसेस से हो के बनते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो लॉ कहलाते हैं। और उसके अलावा जो होते हैं वो लॉ नहीं कहलाते। जैसे कि इस्लामिक लॉ जो है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक लॉ एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, एक पूरा लॉ है, एक कोडिफिकेशन ऑफ लाइफ है, कोडिफिकेशन ऑफ मामलात है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इंग्लिश लीगल सिस्टम इन्वॉल्व है, तो वो इस्लामिक लॉ जो हमारे प्रोसेस से अंदर से गुजर के बन गए हैं उसको तो हम इस्लामिक लॉ कहते हैं, बाकियों को हमारी अदालतें मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी, उस दिन मैंने आपको अर्ज किया था। तो जिस तरह मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ये चूँकि लॉ के मुताबिक लेजिस्लेशन से हो के बन गया तो वो लॉ कहलाता है। उशर और ज़कात आर्डिनेंस है, वो चूँकि लेजिस्लेशन के प्रोसेस से गुजर गया तो वो लॉ कहलाता है। तो जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो जो ज़ाब्ता हयात जो है वो लेजिस्लेशन के प्रोसेस से गुजर जाते हैं वो लॉ कहलाते हैं, और जो नहीं गुजरते उसको हमारी अदालतें, हमारा निज़ाम जो है उसको लॉ मानने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है जी। और उसके अलावा हमने क्या देखा था, एक चीज़ थी मेरे चलो निकल गई। अच्छा जी, पाकिस्तान एज अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। पाकिस्तान के अंदर फेडरल जो है वो पार्लिमानी निज़ाम है। ठीक है, विद द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, सेरेमोनियल फिगर कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, सुप्रीम लीडर भी होता है आर्म फोर्सेस का। ये सारे जो रोल हैं वो प्रेसिडेंट के हैं। एंड पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, और जो प्रेसिडेंट है उसको हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। द फेडरल लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल, दो तरफा है। मजलिस शूरा कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट इज, ये जो है दो
हैं। मसलन कैसे कि प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली जिसको हम प्रेसिडेंट और दो हाउसेस जिनको हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट बेसिकली क्या है, नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली जो है वो उसको लोअर हाउस कहते हैं और सेनेट जो है उसको अपर हाउस कहते हैं। तो बेसिकली बाई कैमरल क्या हो गया कि एक पार्लियामेंट और एक आपका प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो फर्दर उसका एक नेशनल असेंबली है और एक सेनेट है। सेनेट इज अपर हाउस एंड जो नेशनल असेंबली है दैट इज अ लोअर हाउस। राइट जनाब। अभी हम इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट कैसे बनता है और प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है और लेजिस्लेशन के अंदर प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ये हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी कि हमारा जो निज़ाम है वो किस हमारा जो मुल्क है बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है वो किस कानून के तहत चल रही है। ये बात मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बताई थी कि बेसिकली किसके तहत चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, आईन पाकिस्तान 1973 का जो है उसके तहत हमारी जो गवर्नमेंट है वो चल रही है, हमारी स्टेट चल रही है। ठीक है। तो जैसे कि उस उधर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हर जो आर्गन है जो मुल्क का उसका उसके मुतालिक वहाँ पे बात की गई है। ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई है, ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की बात भी की गई है, लेकिन हर एक इदारे के रोल की बात भी की गई है। वहाँ पे प्रेसिडेंट की मुतालिक भी सारा कुछ बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो कैसे इलेक्ट होगा, उसकी पावर्स क्या होंगी, ये सारी बात वहाँ पे की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का भी लिखा गया है, नेशनल असेंबली का लिखा गया है, सेनेट का लिखा गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लिखा गया है, हाई कोर्ट्स का लिखा गया है, जुडिशियल सिस्टम का लिखा गया है, सो रेवेन्यू कलेक्शन की बात की गई है। सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई हैं। तो मुल्क को जो कवानीन रन करता है, जिस कवानीन के तहत हमारी हुकूमत जो है वो गवर्न करती है, वो अपने फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो बाकी सारे कवानीन जो हैं वो कहाँ से एम्पावर होते हैं, कहाँ से वो जो है वो उनको जो है वो पावर मिलती है, वो बेसिकली जो है वो मब्बा जो है वो पावर का जो है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन। जी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है, ये बेसिकली बड़ा शॉर्ट वर्जन लिखा गया है। पूरा एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर। तो आईन पाकिस्तान के अंदर अगर आप मजीद पढ़ने की आप चाहते हो कि इसके ऊपर आपकी क्यूरियोसिटी हो कि आप पढ़ना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में वहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो पूरा एक चैप्टर है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, किसी सोर्स पे पढ़ा होगा, या एक सोर्स मैं बता देता हूँ। एक कोड पाकिस्तान कोड्स के नाम से एक वेबसाइट है कि पाकिस्तान की जितने कवानीन हैं जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट की हुई हैं बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन आज तक अप टू डेट सारे के सारे लाज वहाँ पे पड़े होते हैं। वहाँ से सर्च करके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप उसके अंदर प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह ये तो जो कि एक स्लाइड है उसके ऊपर वो कवर करना मुश्किल है, तो वहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ले जी, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट इज इन कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो एक सिंबल ऑफ यूनिटी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो समझा जाता है कि किसी एक पार्टी का नहीं है, प्रेसिडेंट सबका प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मस्ट बी ए मुस्लिम। प्रेसिडेंट के लिए शर्त है कि वो मुस्लिम होना चाहिए, नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये आइन कह रहा है, ये आइन के अंदर। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5-year टर्म बाय सेनेट, नेशनल असेंबली एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो जो प्रेसिडेंट के वोट होते हैं तो उसमें सेनेट जो सेनेटर होते हैं वो भी वोट डालते हैं फॉर प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबलीज एंड ऑल प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर जो एमपीएज हैं और एमएनए और सेनेटर वो सारे वोट डालते हैं फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो उनके हिसाब सबके जो है वो वोटों से प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं। राइट जनाब। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात ये है कि प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन बट नो इंडिविजुअल में होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है जी, प्रेसिडेंट जो है वो दूसरी दफा भी री इलेक्ट हो सकता है, लेकिन जो है वो नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी तीसरी दफा वो जो है नहीं बन सकता। ये आपने बात सुनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए थी कि तीसरी दफा वजीर आजम नहीं बन सकता, और ये सारी बातें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की हैं। ये सारी बातें जो डिबेट होती है आप टीवी चैनल्स के ऊपर देखते होंगे, ये सारी की सारी
आइन के मुताबिक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, मेजॉरिटी पार्टी इन द नेशनल असेंबली यूजुअली नॉमिनेट्स एंड इलेक्ट्स अ पर्सन एज द प्रेसिडेंट। जाहिर है वो जो पार्टी पावर में होती है तो वो उसके पास चूंकि वोटिंग पावर ज़्यादा होती है, तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पार्टी का जो है वो लाते हैं और अल्टीमेटली वो इलेक्ट हो जाता है। लाइक अभी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो बेसिकली पीटीआई से बिलोंग करते हैं और पीटीआई ने ही उनको नॉमिनेट किया और अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट बन गए, राइट है ना। तो ये बेसिकली जो कुछ चंद बातें थी। उसके बाद ये प्रेसिडेंट क्या करता है, द प्रेसिडेंट अप्रूव्स द स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट जो है वो लॉ को कहते हैं, कानून जो है ना उसको स्टैट्यूट कहते हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूट्स पास्ड बाय द नेशनल असेंबली एंड देयर आफ्टर बाय सेनेट। तो प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करता है कानून को जो नेशनल असेंबली से हो के सेनेट से हो के उस तक पहुंचते हैं। ये बेसिकली उसका एक रोल है, राइट। उसके बाद ही गाइड्स द प्राइम मिनिस्टर इन द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जहाँ पे मामलात होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है प्रेसिडेंट। तो ये चंद एक जो बातें हैं ये प्रेसिडेंट के बारे में हैं। आप मजीद इसमें जैसा मैंने कहा कि अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ सकते हैं। अच्छा, स्टैट्यूट कानून जो है वो बेसिकली मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि कानून जो है वो दो तरह के हैं, एक्ट हैं और ऑर्डिनेंस हैं। एक्ट जो है उसका मैकेनिकल प्रोसेस जो है, जो उसका टेक्निकल प्रोसेस है मेकिंग का, वो डिफरेंट है और ऑर्डिनेंस का डिफरेंट है, बट दोनों की फोर्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है बोथ आर इक्वली एप्लीकेबल, राइट। आगे जाके हम देखेंगे कि ऑर्डिनेंस और एक्ट जो है उसमें क्या फर्क है। उसके बाद जनाब है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर The Prime Minister must be nominated and elected by a majority of members in National Assembly. National Assembly के मेंबरान जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, या कुछ अरसे से देख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है। अच्छा, दैट इंडिविजुअल इज देन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। तो जब जाहिर उसके पास वोट ज़्यादा हो जाते हैं तो वो चूँकि वोटिंग पावर होती है उसकी, तो अल्टीमेटली उसको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है ना, उसकी जो ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, उसके बाद जनाब द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय फेडरल कैबिनेट। फेडरल कैबिनेट्स होती हैं उनसे वो उसको असिस्ट करती हैं प्राइम मिनिस्टर को, जैसे इमरान खान को डिफरेंट फेडरल कैबिनेट्स हैं जो उसको असिस्ट कर रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स whose members are appointed by the president on the advice of prime minister। तो डिफरेंट जो है वो मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट होते हैं, जो अपॉइंट बेसिकली जो है वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होती है और उनको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। तो वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं और वो उसका पूरा एक कैबिनेट जो है वो एक कहलाती है, उसके अंदर फेडरल सेक्रेटरी है, पूरा एक उसका एक मिनिस्ट्री का पूरा एक लाओ लश्कर होता है पूरा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली असिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर्स आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज। इसके अभी मैंने बात की, सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंटेड इन ईच डिपार्टमेंट फॉर इंश्योरिंग दैट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट आर एक्टेड अपॉन। तो बेसिकली जो पॉलिसीज बनती हैं, जो लॉ बनता है, उसको फर्दर डिसेमिनेट करना और उसकी प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिनिस्ट्रीज के थ्रू होती है और उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो अदालतों के थ्रू होती है। और यानी तीन पिलर जो है इसलिए कहते हैं कि कानून बनाया जाता है लेजिस्लेशन के अंदर, क्या कहते हैं उसको, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट कानून बनाता है। फेडरल मिनिस्टर्स जो होते हैं, फेडरल कैबिनेट्स जो हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कराती हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अदालतों ने करनी होती है। ये बेसिकली तीन पिलर जो है उनका ये रोल। आप जिस तरह ये है कि सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज, तो ये सेक्रेटरीज जो होते हैं बेसिकली सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो सेक्रेटरी जो है वो फेडरल सेक्रेटरी बेसिकली ये ब्यूरोक्रेसी की एक पीक होती है, एक लास्ट अपॉइंटमेंट होती है जो कि ग्रेड 20 मेरे ख्याल 22-21 के लोग होते हैं ये करते हैं। तो आप में से कोई मुझे ये बता सकते हैं कि ये बेसिकली सेक्रेटरी जो है इनकी हायरार्की क्या होती है? आप में से जैसे कोई बैंक में है तो उनको पता होगा कि पहले भाई वो G3 होता है, वो G2 होता है, वो G1 होता है,
फिर एवीपी होता है, वीपी होता है, एसवीपी होता है, इस तरह की एक हायरार्की है। तो कोई यहाँ पे जो मौजूद हैं क्लास पार्टिसिपेंट, कोई मुझे बता सकते हैं कि जो फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं इनकी हायरार्की क्या होती है, क्या क्या होती है? इनमें सर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनके ऊपर वजीर होता है ना, हर सेक्रेटरीज के ऊपर, और सेक्रेटरीज के नीचे डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं जो इन्हें असिस्ट कर रहे होते हैं, और डिप्टी सेक्रेटरीज के नीचे एसओ हजरात होते हैं जो तकरीबन 18-19 ग्रेड में आते हैं। अभी वो मेरे सामने नहीं, आपका नाम क्या है? अब्दुल जब्बार सर, मोहम्मद जब्बार। आप करते क्या है बेटा? मैं सर मिलिट्री अकाउंट्स में होता हूँ, अच्छा ठीक है। ऑडिट ऑफिसर हूँ, मिलिट्री अकाउंट्स में होता हूँ मैं। जी बड़ी अच्छी बात है जी, आपसे मदद लेंगे कभी ना कभी इंशाल्लाह। जी बताएं जी आगे। सर जरूर। जी। तो ये सारे इनके नीचे फिर एसओ हजरात हो जाते हैं, ये तकरीबन 18-19 ग्रेड में आ जाते हैं। फिर इसी तरह इनके नीचे 17, 16, 14 ग्रेड के बंदे आ जाते हैं। ये जो एसओ होता है, यहाँ से फाइल मूव होती है बेसिकली, जो 17 या 18 ग्रेड में ये आता है। तो यहाँ से फाइल मूव होके ऊपर की तरफ जाती है, वहां ये पहुंचती है इसके पास सेक्रेटरीज या डिप्टी सेक्रेटरीज के पास। सेक्रेटरी बेसिकली ये डिसीजन मेकर होता है और इसने आगे प्रेजेंट करनी होती है वजीर को ना, जिस भी मिनिस्ट्री का वजीर होता है उसको इसने प्रेजेंट करनी होती है। वो आगे फिर प्राइम मिनिस्टर तक लेकर चला जाता है। जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी के बाद वजीर है, वजीर जो है वो आगे प्राइम मिनिस्टर तक कम्युनिकेट करता है या कन्वे करता है ये चीजें। पॉसिबिलिटी है कि इसमें और भी कुछ चीजें ऐड हों जो मेरे इल्म में नहीं है, आप बेहतर जानते हैं सर। बेटा इस तरह है कि ये जो आपने ओहदे बताए हैं ना, बेसिकली इसको आपने मिंगल कर दिया है। डिप्टी सेक्रेटरी और फेडरल सेक्रेटरी के बीच में कुछ 7-8 अपॉइंटमेंट होती है। डिप्टी सेक्रेटरी जो है ना, डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो बेसिकली सेक्रेटरी जी की पहली पोस्ट होती है और फेडरल सेक्रेटरी उसकी लास्ट पोस्ट होती है। इसके बीच में 6-7 जो है ना वो डिफरेंट एडिशनल सेक्रेटरी है, पता नहीं इस तरह की, मतलब इसकी 7-8 उसके हायरार्की है जिस तरह मैंने आपको बताया। तो डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो पहली पोस्ट होती है और फेडरल सेक्रेटरी जो है उसकी लास्ट पोस्ट होती है। बहरहाल चले, दैट इज वैसे एडिशनल था। तो ये बेसिकली अभी हमने देख लिया कि जो है प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है और प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसके शार्ट साहब ने वर्जन देख लिया। फिर अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर आपने इसमें डिटेल में जाना है तो वो आप लेजिस्लेशन से उसके अपना सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन से उसको देखिए। अच्छा, उसके बाद आ गई सेनेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर सेनेट, फिर नेशनल असेंबली। अच्छा, सेनेट क्या होती है? सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। एक कानून साजी का एक मुस्तकिल इदारा जो है वो हमारे यहाँ सेनेट है, with equal representation from each of the 4 provinces, with representatives elected by the members of their respective provincial assemblies। तो सेनेटर जो हैं, सेनेटर अपॉइंट करते हैं मुतलका सूबे और मुतलका सूबों के प्रोविंशियल जो है वो मेंबरान, प्रोविंशियल मेंबरान, MPAs, मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज, वो अपने अपने मुतलका सूबे से जो है वो सेनेटर अपॉइंट करते हैं। और इसकी जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी एक उसकी इक्वल तकरीबन है आबादी के लिहाज से और उसकी पॉपुलेशन और नंबर ऑफ एमपीज के हिसाब से। And the role of Senate is to promote national cohesion and harmony and to alleviate fears of smaller provinces regarding domination by any one province because of its majority in the National Assembly। तो इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब ये है कि नेशनल असेंबली की जो मेजॉरिटी है उसको भी इन्होंने कर्टेल करना है ताकि कोई डोमिनेंस ना हो। There are also representatives from federally administrative tribal area and Islamabad capital territory। तो ये थोड़ा सा चूँकि ला पहले से है तो ये इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। आपको पता है कि ये फाटा जो है इसका स्टेटस चेंज है, ठीक है, तो वहाँ से भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, उसके बाद जनाब मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। नेशनल असेंबली
प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है उसका टाइम जो है 5 ईयर है, जबकि जो सेनेटर हैं उनका टाइम 6 साल। Half the members retires after every 3 years and are replaced by the equal number of newly elected senators. हर 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन, नेशनल असेंबली के इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं, सेनेट के इलेक्शन जो है वो हर 3 साल बाद होते हैं। हर चूंकि इसकी मुद्दत 6 साल है तो हर 3 साल के बाद 50% जो है वो रिटायर हो जाते हैं और आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगले 3 साल बाद वो पहले 3 साल सिलेक्ट हो चुके होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इसका सर्कल इस तरीके से चलता है, राइट जनाब। The Senate is a permanent institution. The election of all members is not held at the same time and so it continues to be present on the permanent basis, ठीक है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट चलती रहती है ऑनगोइंग बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस। The chairman of the Senate under the Constitution is next in line to act as a president. Chairman Senate जो होते हैं वो acting president होते हैं in the absence of president. If the office becomes vacant, until such time a new president can be formally elected. तो जब तक नए president नहीं आते, ठीक है, उनका ऑफिस किसी भी वजह से खाली हो जाता है या वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन सेनेट होते हैं। ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम देमसेल्फ, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, तो उन्हीं सेनेटर जो होते हैं उन्हीं के अंदर से जो है मेजॉरिटी वोट्स के साथ एक चेयरमैन सेनेटर एंड डिप्टी चेयरमैन सेलेक्ट होते हैं। ऑल स्टैट्यूट्स passed by the National Assembly are also approved by Senate with the exception of money bill. Basically जो है एक जनरल बिल्स होते हैं और एक मनी बिल होते हैं। मनी बिल बेसिकली क्या है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है। बिल बेसिकली उस कानून के मुसद्दे को कहते हैं, उस कानून के ड्राफ्ट को कहते हैं जो अभी अप्रूव नहीं हुआ होता, उसको बिल कहते हैं, ठीक है। तो हर वो बिल, हर वो कानून का मुसद्दा ड्राफ्ट जो प्रपोज्ड होता है, प्रपोज ड्राफ्ट, वो नेशनल असेंबली से और फिर सेनेट से होके जाता है। मनी बिल जो है वो जैसे बजट है, बजट एक मनी बिल है, इस तरह की कोई और जो फंडिंग के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से कोई इस तरह की बात होती है तो उसको सेनेट में जाना जरूरी नहीं होता, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। जिस तरह बजट जो है वो सेनेट में नहीं जाता तो वो डायरेक्ट चलता है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक असाइनमेंट है कि हमारी सेनेट की कंपोजिशन क्या है, ये अगली क्लास में आपने मुझे बताना है। कंपोजिशन ऑफ सेनेट कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कंपोजिशन ऑफ सेनेट क्या है, प्रोविंसेस की कितनी कितनी सीटें हैं और टोटल सेनेट की हमारे यहाँ सीटें कितनी हैं, ये आपने रिसर्च करनी है और अगली क्लास के अंदर आपने ये मुझे बताना है, राइट जनाब। अच्छा, यहाँ तक कोई किसी का सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। जो अभी तक हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। सर एक क्वेश्चन है इसमें कि मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो सेनेट के, तो उनका रोल क्या होगा, थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दें। वो किन को सिलेक्ट करेंगे या वो जो इलेक्शन हो रहे हैं वो किन चीजों को सिलेक्ट करेंगे, उनका रोल क्या होगा? किन चीजों को सेट करेंगे और उनका रोल क्या होगा? सिलेक्ट सर, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के मार्च अप्रैल में होने जा रहे हैं, किन मेंबर्स को वो सिलेक्ट करेंगे? आप जबार हैं? जी सर। अच्छा जी बेटा, मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया था कि नेशनल असेंबली के जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं वो हर 3 साल के बाद होते हैं। 50% मेंबर हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, नए मेंबर आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज से 3 साल पहले जब ये सेनेटर के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त बड़ा रौला पड़ा था, बड़े आपने टॉक शोज के अंदर देखा होगा, आपने रिश्वत की वो कहानियां भी सुनी होंगी, मेंबर खरीदने की बातें भी आपने ये सारी। तो अभी ये जो इलेक्शन नेक्स्ट होगा तो इसमें 50% सेनेटर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो नए सेनेटर बनेंगे। वो सेनेटर जैसे कि मैंने उसका इलेक्शन का तरीकाकार आपको बताया है कि हर सूबे की अपनी उसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और सेनेटर जो है उसका इलेक्शन जो है उनको इलेक्ट करते हैं एमपीएस, ठीक है, एमपीएस। तो मुतलका जो असेंबली के, मुतलका सूबे के जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं वो उसको इलेक्ट करेंगे। तो जिन जिन लोगों के वोट ज़्यादा होंगे वो सेनेटर बन जाएंगे और जिनके वोट कम हो जाएंगे रह जाएंगे, नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, ठीक है। अगर उस सूबे की सीटें 10 हैं तो पहले 10 जो हैं वो जिनके वोट ज़्यादा होंगे, सीरियल नंबर 1 to 10 जो है वो सेनेटर बन जाएंगे, बाकी
रह जाएं। अब इनका सवाल जो था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था। तो रोल की जहाँ तक इन्होंने बात की वो तो मैंने आपको बता दिया कि सेनेट जो है वो बेसिकली एक परमानेंट लेजिस्लेचर बॉडी है, एक लेजिस्लेशन का इंस्टीट्यूशन है जिनका काम है जर्नल बिल्स की जो है उनको रिव्यू करना और उसकी अप्रूवल देना या उसको इनिशिएट करना, ये दोनों काम वो कर सकते हैं। तो कानून साजी में बेसिकली जो सेनेट का रोल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का काम भी कानून साजी है, लेकिन नेशनल असेंबली के जो मेंबरान होते हैं MNAs, उनके इसके अलावा भी बड़े काम होते हैं। उन्होंने अपने हल्के की सड़कें भी बनवानी होती हैं, उन्होंने वहाँ पे थाना कचहरी भी देखना होता है, क्योंकि वो पब्लिक के वोटों से इलेक्ट होके आए होते हैं, उनको वो जवाबदेह होते हैं, वापस भी जाते हैं, अपने हल्कों की शादी गमी सारे मामला। सेनेटर के साथ ये बात नहीं होती। सेनेटर चूंकि पब्लिक वोट्स के साथ नहीं आया होता, उसको तो MPs ने वोट दिए होते हैं, ठीक है, तो उसके ये मामलात नहीं होते, उसका फोकस जो है वो ज़्यादा कानून साजी की तरफ होता है। इसी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा जो बिल इनिशिएट होते हैं वो सेनेट से होते हैं और नेशनल असेंबली में आते हैं और फिर ऐसे ऊपर चले जाते हैं। ये 22 वर्ष है, 2 वे ट्रैफिक है। नेशनल असेंबली से सेनेट में भी आ सकता है, सेनेट से नेशनल असेंबली में भी आ सकता है, किसी भी आइदर हाउस से ये इनिशिएट हो सकता है। ठीक है जी, अभी यहाँ तक क्लियर है या कोई और बात है? जी सर, ओके ओके, थैंक्स। नहीं कोई सवाल और है तो क्लियर कर लेते हैं। आपके जहन में कोई अगर और बात है, आप बेहतर समझते हैं तो वो मुझे गाइड कर दें। अच्छा, किसी के इसके अलावा जी कोई सवाल है यहाँ पे? चलिए आप। जी सेनेट को अपर हाउस भी बोलते हैं ना? सेनेट इज अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली इज लोअर हाउस। और इसको इंडिया में कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं, कोई बता दें हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हमारे गवर्नमेंट पार्ट होते हैं, लोकसभा और दूसरे को क्या कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, द सीट्स फॉर द नेशनल असेंबली आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंसेस। हर आपने देखा होगा ये हल्के जो होते हैं हमारे NA, ये हर 5 साल के बाद जो है वो तब्दील हो रहे होते हैं, चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, नंबर ऑफ वोट्स बढ़ रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक इनको आगे पीछे जो है इसकी करते रहते हैं जनाब, इनकी सीटें बढ़ाते रहते हैं। Right, the members are elected for a period of 5 years on the basis of direct votes by the voters registered voter direct vote देते हैं तो MNA बनते हैं और MPs बनते हैं। The members elect from themselves speaker, deputy speaker and president। तो आपने देखा होगा कि जब भी नेशनल असेंबली के वोट हो जाते हैं तो उसका जो पहला मरहला होता है उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं उनके वोटों से, ये पहला मरहला होता है उसमें। The most important function of National Assembly is law making and formulation of policies। ठीक है, नेशनल असेंबली इसके पास क्या है? एक तो नेशनल असेंबली के पास फंक्शन है लॉ मेकिंग का और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का, और फिर इनके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी है, क्योंकि वही MNAs जो होते हैं जब वो मिनिस्टर्स की कैपेसिटी में जाते हैं तो उनके साथ विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेसी they are implementing that laws and regulations। तो एक इनके पास इनका एक लिहाज से डुअल रोल भी आ जाता है। MNA while sitting in नेशनल असेंबली तो वो कानून साजी पे बात कर रहे होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस पे भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो बेसिक रोल है वो इनका लॉ मेकिंग रहता है। ले जी, इसके साथ फिर अगली आपकी असाइनमेंट है जी कंपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान की जो हमारी नेशनल असेंबली है उसकी कंपोजिशन जो है ये अगली क्लास में हर एक ने, ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है आपकी कि आप यहाँ पे ही मुझे बताएंगी, मैं पूछ लूँगा किस किस से किस, ठीक है ना। तो या मैं आपसे 1 by 1 पूछ। अच्छा, उसके बाद मेरा 4 मिनट रह गए हैं, तो उसके बाद हम टाइम क्या हो गया 4:45 यार, सिर्फ 10 मिनट की मैं आपको ब्रेक दूंगा, 10 मिनट के बाद आ जाए, फिर मैं इंशाल्लाह आपको 5:30 बजे तक छोड़ दूंगा, ठीक है, आपको आधा घंटा पहले। लेकिन अभी जो ब्रेक है वो सिर्फ 10 मिनट की है, तो आप 5:55 तक वापस आ जाना। लेकिन अभी हमारे पास 3 मिनट है, तो किसी को कोई यहाँ पे सवाल है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ जी।
किसी का कुछ सवाल? ऑल क्लियर? चलिए जी, इंशाल्लाह हम 10 मिनट के बाद जो है ना मिलते हैं, राइट आफ्टर 10 मिनट मेरी घड़ी के मुताबिक जी इंशाल्लाह। चलें जी सेकंड सेशन में इंशाल्लाह।